नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ओवर हो गया है अपना, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हमारा खत्म हो गया। मैग्नेटिज्म एंड मैटर मैंने बताया था आपको कि पीपीटी के थ्रू हम उसको पढ़ लेंगे। तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है बेटा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन करवाए थे और कल कर लिए थे क्वेश्चन। बाकी आपको असाइनमेंट अपलोड कर दी गई है। अच्छा, असाइनमेंट मिल गई थी सबको? सभी बच्चों ने जो नया प्लेटफॉर्म है विन यू ऑल, विद्या मंदिर विन यू ऑल, उस पे लॉगिन कर लिया सभी बच्चों ने? बेटा आपने लॉगिन किया है वहां पे जो नया प्लेटफॉर्म है उस पे? जिन बच्चों ने लॉगिन नहीं किया है, अगर आपने लॉगिन किया है तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी होगी बैकएंड से, और आप अपनी आईडी से फिर लॉगिन करके अगर आप देखेंगे ना तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे, तो लाइब्रेरी में कंटेंट अवेलेबल है आपके पास, है ना। लाइब्रेरी में कंटेंट अवेलेबल है, वहां पे आपके पास असाइनमेंट्स भी हैं, नोट्स भी हैं वहां पे कुछ एक, और वीडियो लेक्चर्स भी हैं। लाइब्रेरी में दो कंटेंट है, एक आपका असाइनमेंट्स वाला और एक वीडियो कंटेंट है। तो वीडियो कंटेंट में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, और बाकी जो दूसरा कंटेंट है उसमें आपके असाइनमेंट्स और नोट्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने लॉगिन नहीं किया है वो जल्दी से लॉगिन कर लें, ठीक है। लॉगिन कर ले बेटा, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर अपलोड नहीं, अपलोड हो चुका है वैसे, हाँ, क्योंकि कल ही अपलोड कर दिया गया था, कल शाम को ही अपलोड कर दिया था मैंने, मेरे एंड से अपलोड किया था। दैट मे बी पॉसिबिलिटी कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से बैकएंड से अपलोड ना हुआ हो, बट मैं मेरे एंड से अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और बिना लॉगिन किए आपको वहां पे नहीं मिलेगा। जिन्होंने लॉगिन कर लिया है और उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है वो टेक्निकल टीम से कांटेक्ट करें, और जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है वो प्रोसीजर फॉलो करके, जो आपको ग्रुप में प्रोसीजर बताया गया था उस प्रोसीजर को फॉलो करके वो बच्चे लॉगिन कर, ठीक है। क्योंकि संडे को टेस्ट भी होगा आपका, टेस्ट वगैरह सारा अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होगा आपका, विद्या मंदिर विन यू ऑल के थ्रू ही आपके टेस्ट असाइनमेंट सब आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि पहले हमने बात की थी कि हकीकत मान लें इसी को ही, हाल फिलहाल में यही हकीकत है, यही हमारे जीवन की सच्चाई है, ठीक है। उसको अपने जीवन की सच्चाई मान के अपने जीवन में ढाल लें उसको हाल फिलहाल के लिए। बेटा जब हमारे पास प्लेटफॉर्म है, एक प्लेट, अगर व्हाट्सएप पे ही सब कुछ शेयर करना होता तो हम आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स क्यों लगाते? क्लासेस जूम पे चल रही थी, अगर असाइनमेंट्स व्हाट्सएप पे शेयर करनी होती तो हम प्लेटफॉर्म क्यों लेते आप लोगों के लिए? एक नया प्लेटफॉर्म क्यों क्रिएट किया जाता? वो इसीलिए कि आप लोगों को थोड़ी सुविधा हो पाए, है ना। एक वेल वहां पे क्या मैनेज तरीके में आपको चीजें मिलती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ढूंढते रहो असाइनमेंट कहाँ गई यार, कहाँ गई कहाँ गई, वहां पे आपने अपनी लॉगिन आईडी डाली यार, सारा कंटेंट अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, असाइनमेंट्स अवेलेबल है वहां पे। तो इसीलिए तो लिया गया है प्लेटफॉर्म को, ताकि आप लोगों को थोड़ी सुख सुविधा हो जाए। मेरी सुख सुविधा थोड़ी ना, मुझे तो अच्छा है अपलोड नहीं करना पड़ेगा, मैं तो झट से ग्रुप में सेंड कर दूंगा। मुझे तो क्या है भाई, सेंड किया व्हाट्सएप ग्रुप, इस ग्रुप में शेयर करना है कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है, आपने लॉगिन कर लिया वहां पे असाइनमेंट नहीं है तो वो हो जाएगी अपलोड, टेंशन ना ले, ठीक है। कई बार बैकएंड से थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पता है यार हम लोगों की, आप हम सब हाल फिलहाल सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही तो बेस्ड है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन ना ले, बट मिलेगा आपको असाइनमेंट वहीं पे मिलेगा, टेस्ट भी वहीं पे मिलेगा, इवन वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको। हाँ जी बेटा, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई बात करनी तो आप मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं, जो आपको फोन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा काम इतना है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूं इस बारे में कि सभी बच्चे लॉगिन करें वहां पे, ठीक है। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, जितना जल्दी लॉगिन कर सकते हैं कर ले वहां पे, ठीक है। एक वेल मैनेज तरीके में सारी चीजें मिल रही है तो उसका फायदा उठाएं, ठीक है। हमारी कोशिश है बल्कि आपको क्लासरूम में ना होते हुए भी आपको एक वर्चुअल क्लासरूम एक्सपीरियंस दिया जाए, ठीक है। तो
हमारी पूरी टीम इसी एफर्ट्स में लगी हुई है और लगता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत सक्सेसफुल भी हैं इस चीज में। ठीक है, आप लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। ठीक है, फायदा मिल रहा है तभी आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसका भरपूर फायदा उठाए, जितना आपको दिया जा रहा है आप उस चीज का भरपूर फायदा उठाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ईएमआई स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ना रियल लाइफ में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि बिजली हमारा जीवन है, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो फोन चार्ज नहीं होगा, और फोन चार्ज नहीं हुआ तो भैया हम तो मर गए जीते जी, है ना। फोन के बिना तो कुछ भी नहीं है, लाइट के बिना जी लेंगे, पंखे के बिना जी लेंगे, एसी के बिना जी लेंगे, लेकिन फोन के बिना नहीं जी सकते, है ना। अगर फोन के साथ जीना है तो लाइट जरूरी है, क्योंकि फोन को चार्ज करने के लिए लाइट चाहिए, और अगर लाइट चाहिए, बिजली अगर चाहिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। बिजली का दूसरा नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। छोड़ के एक सोलर एनर्जी को बाकी जितने भी एनर्जी जनरेट करने के प्रोसेसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, हर प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, तो उसमें भी जो जनरेटर्स होते हैं, हमारे टरबाइन्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना तो यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब चक्का घूमेगा बिजली बनेगी, चक्का घूमेगा तो बिजली बनेगी। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, मैथमेटिकली भी हम उसको देखेंगे और थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है ना, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, उन सब का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों हम यहाँ पे करेंगे डिटेल से। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा जी। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब बिजली, मैग्नेटिक मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल है, इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना, जबरदस्ती करना। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो हम इस फिनोमेना में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के फिनोमेना से पहले एक टर्म होती है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये टर्म समझनी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के बिना हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फ्लक्स के बिना आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सिमिलरली ऐसी टर्म आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ी थी। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने क्या डिफाइन किया था कि किसी गिवन एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसको मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। सेम यहाँ पे जैसे मान लो आपको ये एरिया दे दिया गया था, ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, ये कोई लूप है, ठीक है ना, इधर वायर है और बीच में खाली है। ठीक है, इस लूप में से मान लो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है, इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करूंगा कि इस लूप के एरिया को, इस लूप का जो एरिया है ना, उस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको मैं क्या डिफाइन करूंगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स। तो अगर आपको इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए तो आप क्या करो, इस एरिया में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से काउंट कर लो, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, और आज लगोगे तो शायद 100 साल की उम्र तक मैं एक छोटा सा एरिया दे दूं और उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंट करो, तो शायद ये उम्र तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काउंट करने में ही निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो भैया इमेजिनरी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी होती हैं। अब हम कोई प्रभु तो है नहीं जो हम देख लेंगे इमेजिनरी को, भैया हमें तो दिखता है सब कुछ, है ना, मिस्टर इंडिया वाला काम है, इनविजिबल चीजें भी हम देख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं।
और फिर उनको काउंट भी करना हुआ। जी बात, मतलब तो साक्षात प्रभु के रूप हो गए, स्वयं विष्णु भगवान आ गए नीचे हमारे रूप में। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट नहीं कर सकते। ये सिर्फ डिफाइन करने का तरीका है, समझने का तरीका है कि किसी गिवन लूप में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन लूप। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए बेटा इसकी, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ magnetic field lines passing through a given area, the number of magnetic field lines passing through a given area is defined as magnetic flux, is defined as magnetic flux passing through the given area, is defined as magnetic flux passing through the given area। उसको हम कहेंगे बेटा उस गिवन एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स बोलेंगे उसको, ठीक है ना। रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया is defined as flux passing through the given area, is defined as flux passing through the given area। उसको हम डिफाइन करेंगे उस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स, ठीक है। चलिए अब देखो बेटा, पता तो हमें चल गया, लेकिन मैथमेटिकली आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मान लो आपको एक ऐसा लूप दे दिया जाए, ठीक है ना, ये लूप ऐसे रखा हुआ है, यो टेढ़ा रखा हुआ है लूप, ठीक है ना, ऐसे लूप का प्लेन इधर है, ये लूप का एरिया वेक्टर इस तरफ है, प्लेन इसका ऐसे है, ठीक है ना, इधर रखा हुआ है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है कोई इस तरफ, इस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स कैसे निकालोगे, एरिया मान लो इसका है ए, तो फ्लक्स को हम कैसे निकालेंगे, फील्ड लाइंस तो काउंट कर नहीं सकते, तो मैथमेटिकली एक रिलेशन डेवलप करके दिया गया हमें। अब क्या करो, इस लूप में एक छोटा सा एरिया मान लो, एक बहुत छोटा एरिया मान लो डी ए, ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी समझाया था, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, हरदम आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जैसे ये प्लेन है, प्लेन ऑफ द रिंग ऐसा है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर ये मार्कर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो मैं इस प्लेट में एक छोटा सा एरिया माना डी ए, उसका एरिया वेक्टर था इधर इस डायरेक्शन में, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल मान लो है बेटा थीटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स, इस छोटे एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स हम डिफाइन करेंगे डी फाई, फ्लक्स का निशान होता है बेटा फाई, तो डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, या फिर डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज। किसी छोटे एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स आप क्या लिख सकते हो, बी इंटू उसका एरिया, मैग्नेटिक फील्ड जो पास कर रही है उसका मैग्नीट्यूड, इंटू उस लूप का एरिया, मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको कंप्लीट फ्लक्स चाहिए, इस पूरे एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स अगर चाहिए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बी डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर देंगे, और इसमें भी सब केस मैं पहला बात करूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है,
अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, इफ बी इज यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, बी को आप बाहर निकाल दें, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, बी को आप बाहर निकाल दें और अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, डॉट तो है बी डॉट डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, कंप्लीट एरिया, तो बी डॉट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। अगर आपको फ्लक्स चाहिए, किसी भी बड़े एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, तो आप मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा, आप मैग्नेटिक फील्ड को भी इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, बहुत रेयर सवाल आता है इस वाले टॉपिक से, इस वाले से ज्यादा बनता है। हमारा डिस्कशन 99% यहां तक लिमिटेड रहेगा, बी डॉट ए से सिंपली, कि हम ऐसे केसेस से डील करेंगे जिनमें पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हम यूनिफॉर्म फील्ड से ज्यादा डील करेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, एरिया वेक्टर का ध्यान रखिए, क्योंकि एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है बेटा फ्लक्स, फ्लक्स कैन बी नेगेटिव, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, क्योंकि फ्लक्स तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, आप इसका एरिया वेक्टर अगर इधर मान लेंगे तो यही फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप इधर मान रहे तो यही फ्लक्स पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें एरिया वेक्टर का, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, अब चलो फर्स्ट केस जो है ना, इसके हम सब केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं कुछ एक हम। ठीक है ना, सेकंड केस का भी डिस्कशन नहीं कर रहे, एक दो प्रॉब्लम करवा दूंगा मैं सेकंड केस की भी। फर्स्ट केस का हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एक स्पेशल केस ले बेटा, फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, किसी लूप में से पास होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कोस ऑफ थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, बी ए कोस ऑफ थीटा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अगर आप मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फाई मैक्सिमम अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए, यानी कि जब थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, जब थीटा क्या होगा 0 डिग्री, यानी कि प्लेन इस तरफ है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, लूप ऐसे रखा है, ऐसे रखा है लूप, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है क्रॉस करके इसको। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये अपना लूप हो गया। ठीक है, इस लूप में से पास होने वाला आप इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बेटा, तो इस केस में क्या हो गया, थीटा अपना 0, क्योंकि इस लूप का एरिया वेक्टर देखो बेटा, एरिया वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो फ्लक्स उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम। फ्लक्स मिनिमम चाहिए, फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब बेटा कोस थीटा मिनिमम होगा, जब कोस थीटा मिनिमम होगा, और कोस थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, क्योंकि कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो फ्लक्स मिनिमम क्या हो सकता है, -BA, जब थीटा होगा 180 डिग्री। यानी कि कुछ ऐसा हो, जैसे इस केस में हम बात करें कि एक सिलेंडर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, तो इस लूप में से
कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, देखो लूप ऐसे है, इसका एरिया वेक्टर बेटा आउटवर्ड, एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा फ्लक्स। ठीक है। थर्ड केस है फ्लक्स जीरो कब होगा, फ्लक्स जीरो कब होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि प्लेन कुछ ऐसा है, ये हमने लूप रख दिया, ऐसे रखा है लूप अपना, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो इस केस में देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस केस में फ्लक्स जीरो आएगा। जब थीटा 90 तो फ्लक्स जीरो आएगा। ठीक है। मैक्सिमम होगा जब थीटा जीरो होगा, मिनिमम होगा जब थीटा 180 होगा, और जीरो तब होगा जब फ्लक्स 90 डिग्री होगा। ठीक है, सॉरी थीटा जब 90 होगा, ठीक है ना, जब थीटा 90 तो फ्लक्स जीरो। क्लियर सबको, समझ आ गया बेटा फ्लक्स का फंडा। क्वेश्चन करें फिर, फ्लक्स के कुछ क्वेश्चंस करें। चलिए चलो भाई कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। इन केसेस में बताइए बेटा कितना फ्लक्स पास होगा, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप। इस लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा। फर्स्ट केस है बेटा, ये एक लूप है, इसका रेडियस है आर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी। सेकंड केस है बेटा, ये है हमारा लूप, मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, लूप का रेडियस है आर, मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है। थर्ड केस है, ये हमारा लूप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर इसका इस तरफ है, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो गया, और दोनों एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, दोनों एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। ठीक है। इन तीन केसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स लिख के बताओ। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच लूप। बताइए बेटा हर लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा है। इस लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। बी है, एरिया बेटा सर्कल है तो सर्कल का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा बेटा देखो प्लेन किस तरफ है इसका, इसका प्लेन किस तरफ है, प्लेन ये रहा भाई इसका, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, एरिया वेक्टर आप किस तरफ लोगे आउटवर्ड, एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा इसका बाहर की तरफ आएगा एरिया वेक्टर। ठीक है। वैसे जनरली ना 2D बॉडीज के लिए हम आउटवर्ड और इनवर्ड नहीं लेते होते। ठीक है। हाँ बेटा बेटा 180 आएगा, लेकिन एक बात थोड़ा सा माइंड में रखें अपने कि 2D बॉडीज के लिए ना आउटवर्ड और इनवर्ड हम कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होते। ठीक है। क्योंकि 2D बॉडी है बेटा, उसकी थिकनेस तो कुछ है नहीं, फ्लक्स क्रॉस करके जा रहा है। तो 2D बॉडीज में ना हम फ्लक्स एंटरिंग और फ्लक्स लीविंग डिफाइन नहीं करते। 2D बॉडीज जो होती है ना उनमें फ्लक्स एंटरिंग और फ्लक्स लीविंग हम डिफाइन नहीं करते उसके केस में। ठीक है। तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती एंगल की, चाहे आप एरिया वेक्टर आउटवर्ड मान लो चाहे इनवर्ड मान लो। ठीक है। तो 2D बॉडीज के लिए हम एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में मानेंगे जिस डायरेक्शन में फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा हो। ठीक है। तो एक TNT बना ले और लिख ले, TNT बना के ये बात रख ले
लेकिन 3D बॉडीज में ये डिफरेंट होगा। 2D के लिए लिख लें, फॉर 2D बॉडीज, फॉर 2D बॉडीज, 2 डायमेंशनल बॉडीज, फ्लक्स एंटरिंग and flux leaving, flux entering and flux leaving is not defined. Is it not defined? We only define is not defined, उसके बाद dot, फिर we only define flux crossing the loop, flux crossing or passing through the loop, flux crossing or passing through the loop. We only define flux crossing or passing through the loop. So direction of area vector is selected such that flux becomes positive. Is selected such that flux becomes positive. हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को कुछ ऐसे चूज करेंगे कि फ्लक्स पॉजिटिव आए, सिर्फ 2D बॉडीज के लिए, ठीक है। तो इस केस में बेटा एरिया वेक्टर अपना क्या होगा, एरिया वेक्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इसका इनवर्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप आउटवर्ड ले लोगे तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, इतना फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है, ठीक है। सेकेंड केस में बताओ भाई कितना फ्लक्स पास होगा, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, इस लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा। हाँ जी बाकी लोग, 0 डेफिनेटली, क्योंकि देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर या तो आउटवर्ड आएगा या इनवर्ड, आउटवर्ड ले लो चाहे इनवर्ड ले लो, परपेंडिकुलर आएगा एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस केस में फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप 0, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया थीटा, ठीक है, 4 बार 0, शाबाश। चलो थर्ड क्वेश्चन में बेटा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा, तो बी ए थीटा कितना है बेटा दोनों के बीच में 60 डिग्री, तो cos 60 1/2, तो फ्लक्स आ जाएगा बी ए डिवाइडेड बाय 2, cos 60 1/2 होता है भाई, राहुल जी cos 60 1/2 होता है, नॉट √3/2, sin 60 होता है √3/2, एंगल 60 डिग्री है तो 1/2 आएगा भाई, ठीक है। करें एक और क्वेश्चन फिर आगे बढ़े। चलो जी एक और सवाल, एक टाइप का सवाल और होता है, इसमें क्या होता है, ये जो इस तरह वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको क्या दिया गया, एक लूप है बेटा, इस लूप में से ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी, और आपको क्या बता दिया कि लूप का प्लेन ऑफ द लूप इज मेकिंग, प्लेन ऑफ द लूप इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मान लो, प्लेन ऑफ द लूप 30 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चन लिखो, प्लेन ऑफ द लूप is making 30 degree angle, is making 30 degree angle with magnetic field, find flux passing through loop, लूप का जो प्लेन है ना वो प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है बेटा, प्लेन ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बताओ कितना फ्लक्स पास होगा इस लूप में से, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, बताइए भाई कितना फ्लक्स पास होगा।
बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए हैं। BA/2, वेरी गुड बेटा, BA/2 डेफिनेटली। क्योंकि देखो आप जब फॉर्मूला लिखते हैं ना फ्लक्स का, BA cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है भाई? थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता है। और यहाँ पे हमें एंगल मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच में दिया हुआ है, तो हमें एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चाहिए। तो देखो ये प्लेन हो गया, ठीक है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, एरिया वेक्टर एकदम प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, इस डायरेक्शन में अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल 90 होगा, ये कंप्लीट एंगल 90, ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचेगा बेटा? ये कितना बचेगा? डेफिनेटली 60 डिग्री। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल मिल गया 60 डिग्री मिल गया एंगल, ठीक है। वीडियो पॉज होगी क्या भाई? देख पा रहे हैं सभी बच्चे, सुन पा रहे हैं? नहीं भी बेटा, फिर आपके एंड पे ही दिक्कत है शिवानी बेटा। चलिए बढ़े आगे, एंगल कितना मिल गया अपने को? बी और ए के बीच में एंगल मिल गया 60 डिग्री, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा? BA cos ऑफ 60 डिग्री, तो BA डिवाइडेड बाय 2, फ्लक्स आ जाएगा बेटा BA डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्लियर सबको? ठीक है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वाली, कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है थ्रू आउट द एरिया, पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, जो सेकंड केस था उसका, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास एक, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, पीछा नहीं छोड़ेगी करंट कैरिंग वायर, जितना छुड़ाओगे ना इससे पीछा, उतना ये तुम्हारा पीछा करेगी, उतना ही तुम्हें फॉलो करेगी। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है बेटा, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लूप रख दिया, एक स्क्वायर लूप रख दिया, जिसकी साइड थी ए और इसकी यहां से डिस्टेंस थी ए, ठीक है। एक स्क्वायर लूप रख दिया जिसकी यहां से डिस्टेंस थी ए और जिसकी साइड भी थी ए, और ये करंट कैरी कर रहा था आई, ये वायर आई करंट कैरी कर रही थी, ये एक लूप है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, तो बताएं इस लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है। अब देखो ये अपने सेकंड केस का एग्जांपल है बेटा, इस लूप में से यहां पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ होगी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, ठीक है। और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा इनफाइनाइट, अरे जीरो नहीं आएगा भाई साहब। एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है, ठीक है। अब आप यहां पे आओ बेटा, यहां की डिस्टेंस ए है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ हो आएगी। आप इस पॉइंट पे आओगे, इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस चेंज हो गई, डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ पे फील्ड कुछ और है, यहाँ पे फील्ड कुछ और है। तो आप इस लूप के अंदर ही अगर देखें, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, लूप के अंदर यहां से यहां आप जा रहे हो, इस एंड से इस एंड तक अगर आप जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा अप्लाई
नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है तब अप्लाई करते हैं हम। तो अब की बार हमें कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? नंबर टू फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए का इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर? तो अब देखें इसको ध्यान से जरा। इसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है। मैं एक छोटी सी स्ट्रिप मान लूं, इसमें एक बहुत छोटी स्ट्रिप, बहुत पतली सी स्ट्रिप मान लूं, ये एक स्ट्रिप मान ली, ठीक है। मैं मान सकता हूं कि इस स्ट्रिप पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग सही थी, कंप्लीटली एक्चुअली नहीं कह रहा मैं, लगभग कांस्टेंट मान सकता हूं, लगभग कांस्टेंट होगी इस स्ट्रिप पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस स्ट्रिप की डिस्टेंस आप मान लो, यहां से x डिस्टेंस पे आपने ये स्ट्रिप मानी, और इसकी थिकनेस हम मान रहे हैं dx, इसकी थिकनेस मान ली, ठीक है। स्ट्रिप की थिकनेस है dx, लेंथ बेटा a, और इसकी यहां से डिस्टेंस है x, ठीक है। वायर से x डिस्टेंस पे आपने एक स्ट्रिप मान ली, एक छोटी स्ट्रिप, ठीक है। तो इस जगह पे बहुत पतली स्ट्रिप है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड x स्ट्रिप, मैग्नेटिक फील्ड x स्ट्रिप या x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x। इस लूप में से इतनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, इस लूप में से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है, क्योंकि लगभग इस लूप के लिए हमने कांस्टेंट माना है, तो इतना फील्ड पास हो रहा है। तो इस लूप में से फ्लक्स कितना पास करेगा? अकेले इस छोटे लूप के लिए, इस छोटे लूप के लिए मैं फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं? B इंटू इस छोटे लूप का एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि इस छोटे लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है आप BA cos थीटा लिख सकते हैं। छोटा लूप मानना है तो इसका छोटा एरिया BA, ठीक है। थीटा देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 2D बॉडी है, तो एरिया वेक्टर भी क्या मानेंगे हम? अंदर ही होगा। थीटा 0, तो ये क्या बच गया? सिंपली BX इंटू BA। इस छोटे लूप में से इतना फ्लक्स पास होगा, तो BX ये रहा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x, और इस स्ट्रिप का एरिया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, देखो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ना, ये dx है, ये a है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? a dx, तो इंटू a dx। da को मैं क्या लिख सकता हूं? a dx, ये x नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय था, मल्टीप्लाइड बाय a dx। ये छोटा फ्लक्स आ गया बेटा। अगर आपको कंप्लीट फ्लक्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई dx बाय x। कहां से कहां बेटा? ये लूप मिनिमम यहां पे लाई कर सकता है, मैक्सिमम यहां पे, तो a से लेके 2a तक लिमिट रख दो, a से 2a लिमिट रख देंगे, तो फ्लक्स हमारा आ जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट I a बाहर आ गया, 2 पाई भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx, 1 बाई x dx का इंटीग्रेशन ln x, तो लिमिट a से लेके 2a तक, तो आप लिमिट रखेंगे म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई इंटू ln 2। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो सिर्फ सर जी हाउ a to a, ठीक है। देखो बेटा, इस स्ट्रिप की डिस्टेंस आप इस वायर से मान रहे हो ना, तो इस वायर से इसकी डिस्टेंस आपने मानी x, ठीक है, और ये स्ट्रिप इस लूप के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, लूप से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो इस स्ट्रिप की इस वायर से मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? जब ये स्ट्रिप यहां पे लाई करे, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है? a। मैक्सिमम क्या हो सकती है? जब ये स्ट्रिप यहां लाई करे, तो यहां लाई करेगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? a प्लस a, 2a हो जाएगी डिस्टेंस, तो इसलिए हम लिमिट a से 2a ले रहे हैं, ठीक है। a से 2a हमने इसकी लिमिट ली, और ये हमने इसको सोल्व कर दिया। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, हर प्रॉब्लम का प्रोसीजर सेम रहेगा। जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम होंगी ना बेटा,
उनमें सब में प्रोसीजर सेम रहेगा, एक एक स्टेप सेम रहेगा। बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है बट प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का भी एक क्वेश्चन हमने देख लिया है, आप बता सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, समझ आ गया भाई सबको? चलो ठीक है। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। फ्लक्स पढ़ लिया, फ्लक्स समझ आ गया सबको। अब फ्लक्स का इस्तेमाल करके हम ईएमएफ इंड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा लेंज लॉ, फैराडेज एंड लेंज लॉ। फैराडेज एंड लेंज लॉ, फैराडे का और लेंज भाई साहब का लॉ। ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना के बारे में बताता है। ठीक है, लॉ के बारे में पढ़ने से पहले अब हम आते हैं फ्लक्स पे वापस। आपने फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा बेटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कोई लूप है, उस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा। फैराडे सर ने एक स्टेटमेंट दी कि किसी लूप में से कोई कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप मतलब ये वायर है, कंडक्टर वायर है बेटा, ये वायर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, कि किसी कंडक्टिंग लूप में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होता है, अगर टाइम के साथ चेंज होता है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, अगर इसमें से पास होने वाला फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यही फंडा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। भाई इसमें से पास होने वाला फ्लक्स अगर किसी भी हाल में चेंज हो गया, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, इसमें डेफिनेटली एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर आप ये सर्किट कंप्लीट है, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, तो इस वायर में एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, फैराडे सर की स्टेटमेंट आई रिपीट कि किसी लूप में से पास होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों इंड्यूस होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, उसमें से पास होने वाले लूप में से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसमें एक करंट फ्लो करेगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो लिखे फैराडे सर की स्टेटमेंट, अभी लेंज लॉ नहीं पढ़ रहे, फैराडे स्टेटमेंट लिखने से ये बच्चे, फैराडे ने क्या कहा था हमें, फैराडे ने क्या कहा, if magnetic flux passing through a loop changes with time, then an EMF is induced in the loop, अगर लूप में से पास होने वाला फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, एंड अनदर स्टेटमेंट, ये तो लूप के लिए हो गया। उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी कि कोई स्ट्रेट वायर है बेटा, ठीक है ना, स्ट्रेट वायर है, आप स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह मूव करवा रहे हो। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस रीजन में ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये मेरा स्ट्रेट वायर है, मैं इस वायर को ऐसे लेके जा रहा हूं,
या ऐसे लेके आ रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है ना। ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके जा रही है। तो अगर ऐसा भी होगा कि वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती है तो भी इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दो चीजें बताई उन्होंने, लूप में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब उसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। वायर में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, स्ट्रेट वायर में, जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस वायर को इधर लेके आओ या अंदर लेके जाओ, उस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, बिल्कुल, जब तक वो ईएमएफ इंड्यूस तब तक ही रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है ना, वो तो फॉर्मूला से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बेटा, इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और इस वायर में भी होगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर दी है। हाँ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव कराओगे या उसके अपोजिट मूव कराओगे तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसका मूवमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। अगर कट नहीं करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो उसी में सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ एंड इफ a straight wire, if a straight wire is moving in a magnetic field, is moving in a magnetic field such that is moving in a magnetic field such that it cuts the magnetic field lines, such that it cuts the magnetic field lines, such that it cuts the magnetic field lines, then an EMF will be induced, then an EMF will be induced in the wire, then an EMF will be induced in the wire। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, इस स्पेशल टॉपिक को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ को हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्योंकि ये सफिशिएंट होता है लूप वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो हम हमारा पहला फोकस रहेगा इस पे, स्ट्रेट वायर वाले पे। ये समझेंगे, ये समझ आ गया तो लूप वाला अपने आप समझ आ जाएगा कि क्यों होगा। ठीक है ना, क्यों जरूरी है। ठीक है ना, मैथमेटिकली तो आप बता दोगे कि कितना होगा फ्लक्स, लेकिन क्यों इंड्यूस होगा। ठीक है, तो और फैराडे ने मैथमेटिकली हमें बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो बेटा डी फाई बाय डी टी के इक्वल होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to rate of change of flux, rate of change of flux, कि फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, उस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, और फ्लक्स का लिखा फॉर्मूला। और अब देखो, फ्लक्स को चेंज करने के लिए, फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फंडा है, बहुत सारे फंडा है, अनगिनत फंडा है। फाई को आप क्या लिख सकते हो बेटा, बी डॉट ए, बी डॉट ए। ठीक है, आपको फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करना है ना, तो आप इस लूप में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो टाइम के साथ। आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो या घटा दो, कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इस फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते रहो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी तो फ्लक्स भी बढ़ता रहेगा, और अगर फ्लक्स बढ़ता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तरीका नंबर 1 कि आप लूप में से पास होने वाली फील्ड को टाइम के साथ चेंज करा दो। तरीका नंबर 2, आप इस लूप का एरिया चेंज कर दो टाइम के साथ, आप इस लूप का एरिया चेंज कर दो टाइम के साथ। जैसे ये बनाए हमें कॉन्सेप्ट कि ये एक वायर है, ये 3 फिक्स्ड वायर है, यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर लगा दी, एक स्लाइडिंग वायर लगा दी, तो ये एक क्लोज लूप बन रहा है और इस रीजन में नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है दूर तक। ठीक है, अब मैं क्या करूं, टाइम के साथ मैं इस वायर को इधर खींचूं, टाइम के साथ मैं इस वायर को इधर स्लाइड कराऊं या इधर स्लाइड कराऊं, तो ये एरिया क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एरिया या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उस केस में भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा।
तरीका नंबर 2, पहला मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा दो, दूसरा एरिया चेंज कर दो। तीसरा तरीका भी तो है भाई, यहाँ पे कोस थीटा भी तो है, थीटा भी तो है। आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल चेंज करा दो, एंगल ही चेंज करा दो। एंगल कैसे, जैसे हम बात करें भाई, ये इनिशियली लूप ऐसे रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, आप इस लूप को ऐसे घुमाओ, घुमाओ घुमाओ, तो क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। और अगर एंगल चेंज होगा तो कोस थीटा भी चेंज होगा, तो भैया फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस करने के 3 तरीके तो हमने पढ़ लिए। पहला भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा दो, दूसरा एरिया चेंज करा दो, तीसरा थीटा वेरी करा दो। ठीक है, 3 तरीके हमने पढ़ दिए। तो लिखें मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ, मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ, मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ को इंड्यूस करने के मेथड्स बता, या आप किन किन मेथड से ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ, पहले फॉर्मूला लिख ले, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए होता है बेटा अपना। तो पहला तरीका, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिएबल, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिएबल, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है तो आप उसमें ईएमएफ इंड्यूस करा सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डी फाई बाय dt, डी फाई बाय dt। तो आप इंटीग्रेट कर दो, सॉरी डिफरेंशिएट कर दो, डी बाय dt, फाई को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा रहे हैं, एरिया तो कांस्टेंट है ना, एरिया तो कांस्टेंट है, तो एरिया को ले आओ बाहर, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, ए डिफरेंशिएशन ऑफ dB by dt, या रेट ऑफ एरिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा बेटा इंड्यूस ईएमएफ। एरिया, एरिया ऑफ द लूप इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला से हम एक बड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, चार्ज फ्लो का, और चार्ज फ्लो पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, लास्ट में चैप्टर के एकदम एंड में डिस्कशन है अपना चार्ज फ्लो का, तब डिस्कस करेंगे हम इसको। पहला तरीका ये हो गया। तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 भाई, फ्लक्स इफ एरिया इज वेरिएबल, इफ एरिया इज वेरिएबल, अगर आपका एरिया ही वेरी कर रहा है, अगर आपका एरिया ही वेरी कर रहा है, तो आप ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू वही बेटा डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, फाई क्या है, बी डॉट ए। अच्छा ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आएगा बेटा, डॉट जरूर रखें यहाँ पे, डॉट के, क्योंकि हमने थीटा का कोई समाधान नहीं किया है, थीटा साथ में है, बी डॉट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड अब क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, डॉट डी ए बाई डी टी, डॉट डी ए बाय डी टी। 99% चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 100% चांसेस होते हैं कि इस टॉपिक पे सवाल आ जाए। वेरिएबल एरिया वाले पे, वेरिएबल एरिया वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। ठीक है, बड़े अच्छे सवाल बनते हैं। एक सर्कुलर लूप था, उसका रेडियस श्रिंक हो रहा था, वो लूप श्रिंक हो रहा था, उसका रेडियस इस रेट से डिक्रीज हो रहा था, उसका रेडियस बता दिया जाएगा कि इस रेट से उसका रेडियस डिक्रीज हो रहा था, बताओ कितना ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा, तो आप उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं इसको। ठीक है ना, रेट एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए बाद में जब असाइनमेंट दूं तब। ठीक है, आपको एक सवाल दे दिया जाए कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसका रेडियस ना, कुछ रेडियस था उसका बेटा आर, और इसका रेडियस श्रिंक हो रहा है, रेडियस इज डिक्रीजिंग, रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट
एट ए रेट 1 mm पर सेकेंड। इस रेट से रेडियस डिक्रीज हो रहा है, रेडियस इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब हमें क्या दिया हुआ है बेटा, dr/dt दिया हुआ है। dr/dt क्या है, 1 mm पर सेकेंड, 1 mm पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर, अंदर की डायरेक्शन में थी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्मली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी B। तो बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा एट एनी इंस्टेंट, किसी भी गिवन इंस्टेंट पे इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। या पूछ लिया जाए जब इसका रेडियस 2 mm बचेगा, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन, जब इसका रेडियस 2 mm होगा, जब इसका रेडियस 2 mm होगा उस टाइम पे कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, d∅dt, d/dt। बेटा एंगल देखो 0 डिग्री है तो b इंटू a cos थीटा 1 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, dA/dt। b एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख दो भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया। तो b फॉर्मूला लिखे बेटा, डिफरेंशिएट करो इसको, पाई बाहर आ गया तो पाई b, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2r dr/dt, 2r dr/dt, डिफरेंशिएट किया बेटा इसको, ठीक है। तो क्या बच गया, 2 पाई b r इंटू dr/dt, dr/dt बेटा हमें दिया हुआ है इंटू 1 mm पर सेकेंड। ये क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपसे किस इंस्टेंट पे पूछा है, जब इसका रेडियस 2 mm होगा, तो आर की वैल्यू आप यहां पे रख दे 2 mm, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा, उस मोमेंट पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, समझ आया सबको एरिया वाला, हाँ जी, एरिया वाला फंडा क्लियर है सबको, समझ आ गया भाई, भाई और बहनों। चलो ठीक है, फिर आज के लिए अपना इतना ही, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा, ठीक है, वक्त बीता जा रहा है। मिलते हैं कल फिर, और लॉगिन कर लीजिएगा अपना, ताकि आपको असाइनमेंट मिल जाए जल्दी से, और फिर उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, कितना बड़ा प्रोसीजर है ना। ओके बेटा, राम राम सभी को, मिलते हैं कल फिर।